उत्तर ईशान्य पूर्व से अगर आपके भवन में रोशनी चलती है तो ऐसे भवन में कोई जियोपैथिक नहीं है, न कोई डिंग डोंग की जरूरत है। अगर किसी के घर में प्री मैच्योर डेथ हो रही है तो वहाँ उनके घर में या तो ऊर्जा साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट से आ रही है, या लाइट आ रही है, या फिर एयर आ रही है। तो उसकी एक बेसिक से छोटी सी रेमेडीज जो आपने अभी बताई, बट वो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप दर्शकों को बता पाओ तो। बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, तो क्या सभी के लिए अलग अलग वास्तु फॉलो होगा? तो सर बहुत सारे लोग हैं जो ईशान कोण के टॉयलेट से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अगर आप बता दो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक बहुत सुंदर फार्मूला है जो आपने डेवलप किया हुआ है, और उसे ये कहा जा सकता है कि वो शायद रेमेडी का किंग ऑफ किंग है। तो अगर सर वो मिल जाए तो आज का पॉडकास्ट में सबसे बड़ी गिफ्ट हो जाएगी हमारे दर्शकों के लिए। वास्तुतंत्रे महातंत्रे शिव शक्ति समोदय। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे दो गुरुजन मेरे साथ हैं। डॉक्टर सहस्रबुद्धे जी, जो वास्तु के विश्व पितामह माने जाते हैं पूरे विश्व में। अतुल्य ज्ञान का संसार है सहस्रबुद्धे जी। आज उनसे हम जानेंगे कि वास्तु में जो अभी चल रहा है, इतना बहुत सारी आप रील्स देख पा रहे हो, बहुत सारे वीडियोस देख पा रहे हो, जिसमें छोटी छोटी बातों पे वास्तु दोष लगा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो हम ट्राई करेंगे इस पॉडकास्ट या फिर कॉन्क्लेव भी बोल सकते हो, जिसमें कि हम जो मूलभूत वास्तु के सिद्धांत है वह क्या है, और सर से जानेंगे कि उसकी रेमेडीज कैसे हो सकती है। दूसरे जो गुरु जो मेरे पिता है सनत भाई जोशी जी, मेरे पहले गुरु है, क्योंकि वास्तु में या मेरे पूरे जीवन में मुझे कुछ भी सिखाने वाले वह है। तो स्वागत है सर आपका, नमस्कार। एनएचएस सर का एक इंट्रोडक्शन डॉक्टर श्रेयस जोशी ने दिया। उनके लिए ये कहा जा सकता है कि वो मॉडर्न डे ऋषि हैं। इस तरह से श्रेयस के दोनों गुरु हैं, वैसे ही वो मेरे लिए भी दोनों गुरु हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो हम सर की परमिशन लेकर चालू करना चाहेंगे। सर परमिशन दें। साईनाथं च तत्शिष्यं श्री उपासनि सद्गुरुं देवीं गोदावरीं चैव वन्दे गुरुपरम्परां। सर सबसे पहला जो प्रश्न यक्ष प्रश्न है वो ये है कि वास्तु होता क्या है? ऐसे हैं, वास्तुशास्त्र की व्याख्या सबसे प्रमाण ग्रंथ कामिका आगम में इस प्रकार की है कि वास्तुतंत्रे मतलब वो टेक्निक है, महातंत्रे मतलब सुपर टेक्निक है। वास्तुतंत्रे महातंत्रे शिव शक्ति समोदय मीन्स पॉजिटिव कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी एंड एलिमेंट्स। शिव यानी एलिमेंट्स तत्व है, और एनर्जी माने शक्ति है। जिस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह आपके भवन में मंडलाकार तरीके से प्रकट होता है, उस पर आपके भवन की स्थिति का, उस स्थिति के साथ काल की गति का, और काल के गति के साथ जीवन में घटने वाली घटनाओं का संदर्भ आप पाते हैं। इसीलिए वास्तुतंत्रे महातंत्रे शिव शक्ति समोदय इस प्रकार कामिका आगम ने व्याख्या की। सर जो श्रेयांश भाई ने बोला है अभी, सबसे पहला जो प्रश्न खड़ा होता है वो दोष को लेकर आजकल एक बड़ी सी भ्रांति फैला दी गई है कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो आपके हिसाब से वास्तु में कौन से महादोष हैं, और उनके उपाय के बारे में हम शायद आगे चर्चा करेंगे, पर पहले दोष कैसे निर्माण होता है ये हम समझ लेते हैं। इसके लिए
हमने समझना चाहिए कि वास्तुशास्त्र है क्या। तो बेसिकली बृहत स्वर विद्या, इसका मतलब है वास्तुशास्त्र। बृहत स्वर जब हम बात करते हैं, तब जैसे फेंगशुई में कॉस्मिक ब्रेथ की बात करते हैं, तो ये कॉस्मिक ब्रेथ से जुड़ा हुआ शास्त्र है। और इसीलिए ये जो योग शास्त्र है, इस योग शास्त्र को हम वास्तुशास्त्र की जननी मानते हैं। तो योग शास्त्र में शिव स्वरोदय में जिस प्रकार से दिया गया है कि उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशाओं पर चंद्रमा ने ईड़ा नाड़ी का प्रभाव है, और जिस भवन पर चंद्र ईड़ा नाड़ी का प्रभाव रहता है, अमल रहता है, सत्ता रहती है, ऐसे भवन में स्थैर्य, क्षेम, आयु, मांगल्य और कल्याण जैसी पंच परमेष्टि का उदय होता है। मतलब जीवन में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो यू हैव टू कनेक्ट विथ एनर्जी ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट। उत्तर, ईशान्य, पूर्व से अगर आपके भवन में रोशनी चलती है, तो ऐसे भवन में कोई जियोपैथिक नहीं है, न कोई डिंग डोंग की ज़रूरत है। खाली इतना सामान्य आदमी के लिए इतना काफ़ी है कि उत्तर, ईशान्य, पूर्व खोल दो और दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम दिशाओं में पृथ्वी तत्व, जड़त्व, गुरुत्व प्रस्थापित कर दो, और बाद में वास्तुशास्त्र क्या है भूल जाओ। इतना शास्त्र सहज और सिंपल है। ये कॉम्प्लिकेट किया क्यों है? क्योंकि लोगों को अपनी दुकानदारी करनी है, इसलिए इसको कॉम्प्लिकेट किया गया है। बहुत बढ़िया। दर्शकों को बता दूं, सर ने बताया ईड़ा और पिंगला। ईड़ा यानी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है और पिंगला यानी हमारी राइट वो नॉस्ट्रिल। पर्सनल ब्रेथ की बात है हाँ कि जो कि हम स्वर विद्या में सिखाते हैं। जी। लिए बृहत स्वर विद्या जो कहते हैं वास्तुशास्त्र को, वो कॉस्मिक ब्रेथ से, मतलब वैश्विक श्वास से, प्राण से जुड़ी हुई ये घटना है। सर बहुत ही जल्दी स्वर विज्ञान के ऊपर एक कोर्स भी लेके आ रहे हैं, तो जिनको अगर कोर्स करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके एनरोल भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कोर्स रहता है, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं आपसे भी अपेक्षा रखूंगा कि आप भी ज्वाइन करें। और खास तौर उस कोर्स में हम स्वर और तत्व, स्वर और सभोव ताल, इनके संदर्भ के माध्यम से उस भवन की स्थिति जानने का प्रयास कैसे करना है, जिसको एसोटेरिक वास्तु कहते हैं, जिसको वास्तु लक्षणा कहते हैं, वो सिखाया जाएगा। ये खाली स्वर विद्या का कोर्स नहीं है, ये वास्तु स्वर विद्या इस प्रकार का कोर्स है। बहुत ही बढ़िया। सर, मॉडर्न डे लाइफ में मैक्सिमम लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। अब हम जिस एनर्जी एफ्लक्स की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की हम ऊर्जा संचार की बातें कर रहे हैं, अगर किसी को कोई फ्लैट सिलेक्ट करना हो तो उसे किस तरह की चीजों का ध्यान रखना देखो, चाहिए? मिनिमम कंडीशंस मैं हम्म। बता देता हूँ हम्म। कि जो हर एक ने ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मिनिमम कंडीशंस में महत्वपूर्ण क्या है कि उस भवन में उत्तर और पूर्व दिशा से आकाश, प्रकाश और ऊर्जा की प्राप्ति होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम विंडोज जो है वो उत्तर, ईशान्य, पूर्व में होनी चाहिए। और सेकंड जो है शौचालय, मतलब टॉयलेट्स, ये टॉयलेट्स जो है वो दक्षिण और पश्चिम में रहे। इतना अगर मिनिमम आप कंडीशंस फॉलो कर देते हो, तो बाकी फिर उपाय शास्त्र के माध्यम से उस भवन में ऊर्जा का बहाव मंडलाकार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, जैसे लिंगम है, या हेलिक्स हैं, या धातु की प्लेट्स रहती हैं, ऐसी चीज़ों से। और रेमेडीज के तौर पर कि जैसे नदी के पत्थर गोल रहते हैं, उसके बाद ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा, ऐसे पंचम स्तंभी शास्त्र हम कहते हैं ना। लेकिन ये सर आपने बोल दिया कि ग्रह तत्व, ये सब कैसे जान सकते हैं हम? वही जानने के लिए आपको वास्तु का जो बेसिक्स हैं कि वाइब्रेशंस, वेव, साउंड एंड लाइट, ये पूरा स्पंदन शास्त्र है। तो भवन में हर दिशा का स्पंदन किस प्रकार से चलता है,
इससे आपको इन कॉस्मिक ब्रेथ्स की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने कहने में एक आधा छोड़ दिया था कि जैसे दक्षिण नैऋत्य पश्चिम दिशाओं पर सूर्य माने पिंगला नाड़ी का प्रभाव है, अमल है, सत्ता है, और जिस भवन पर ये सूर्य पिंगला नाड़ी का आक्रमण रहता है उस भवन में विपदा, विकार, विनाश, विलाप और विद्रोह जैसे विषमय प्रसंग होने की संभावना है। दैट इज डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिसकंटिन्यूटी एंड डिफेमेशन आर डेफिनेट in those houses where hyper excitation of vibrations of south, southwest, west happens। इस प्रकार से भी शास्त्र की व्याख्या भूत हम कर सकते हैं। जैसे आपके शहर में भी आग बहुत सारे डिलैपिलेटेड आप घर देख सकते हो, या वास्तुशास्त्र सीखने का सबसे सही अंदाज क्या है, न्यूज़पेपर में हर रोज न्यूज़ आती है कि फलानी जगह पर सुसाइड्स हो गई, फलानी जगह पर खून हो गए, फलानी जगह के लोग अपघात, रोड एक्सीडेंट में मर गए। तो उनके भवन का आप अध्ययन करो, उसके आकार प्रकार का आप अध्ययन करो, तब जाके शास्त्र की जो त्रिसूत्री है कि घट घटना घटाकाश, तो घटाकाश का स्पंदनों का जीवन में घटना से क्या संबंध है ये आप समझ पाओगे। इसीलिए ये पाओगे आप कि वो सब भवन जिसमें प्रीमेच्योर डेथ हुआ है, अकाल मृत्यु हुआ है, एक्सीडेंट्स हुए हैं या सुसाइड्स हुए हैं, ऐसे भवनों पर दक्षिण नैऋत्य पश्चिम के प्रवाहों का प्रभाव रहता है। तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व की मात्रा आप इन दिशाओं में, जिसको सिंक डायरेक्शंस कहते हैं, अष्ट दिशा कहते हैं, उसमें आप प्रस्थापित कर दीजिए। ऑटोमेटिकली ऊर्जा का बहाव जो है वो मंडलाकार होगा और वो एक संरक्षणात्मक कवच स्वरूप, कैसे कहते हैं ना, अखंड मंडलाकारम कहते हैं ना गुरु तत्व को, तो इस प्रकार से कवच स्वरूप आपका भवन प्रकट हो जाएगा और ये जो गंडांतर मृत्यु वगैरह ये जो चीज़ें हैं उससे आप बच सकते हो। और उसी प्रकार के पारंपरिक सूत्र आपको दिखाई देते हैं जो स्पंदनों से जुड़े हुए हैं। सर ये आपने बताया, ये हमको समझ आ गया क्योंकि हम बहुत टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं। बट दर्शक जो है उनको ये थोड़ी बातें जो है वो बाउंस चली जाएगी। तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी के घर में प्री मैच्योर डेथ हो रही है तो वहाँ उनके घर में या तो ऊर्जा साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट से आ रही है, या लाइट आ रही है, या फिर एयर आ रही है। तो उसकी एक बेसिक से छोटी सी रेमेडीज जो आपने अभी बताई, बट वो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप दर्शकों को बता पाओ तो। ऐसे हैं, योग शास्त्र में पृथ्वी तत्व की व्याख्या की है, सटल अर्थ एलिमेंट। शास्त्र जो है वो सूक्ष्म ऊर्जा की गति से जुड़ा हुआ है। तो आपश्वेता क्षिति पीता, इस प्रकार से मतलब जल तत्व जो है वो श्वेत वर्ण का है और पृथ्वी तत्व जो है वो पीत वर्ण का है। तो सिंपल टेक्निक है कि आपके भवन में दक्षिण से अगर बहुत सारी रोशनी आती है तो दक्षिण की विंडोज़ को आप येलो फिल्म लगा दो। ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा अंदर आती है उसमें खाली सटल सूक्ष्म पृथ्वी तत्व प्रतिष्ठित रहेगा और ऐसा सूक्ष्म पृथ्वी तत्व जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, कवच स्वरूप आपके जीवन में विपरीत घटना नहीं घटने देगा। इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। वंडरफुल। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्या जो प्रीमेच्योर डेथ है उसमें एंट्रेंसेस का भी कोई महत्व रहता है? देखो, मॉडर्न वास्तु फ्लैट संस्कृति जिसको कहते हैं, उस फ्लैट संस्कृति में शास्त्र की तरफ देखने का रवैया जो है वो आपको ऊर्जा निकष पर जाना चाहिए। ओके। ज़्यादातर पारंपरिक शास्त्र जो है, जो सूत्र है, वो जमीन की ढलान से जुड़े हुए हैं, ऐसा ऊपर ऊपर लगता है, लेकिन जो सखोल तरीके से शास्त्र की तरफ देखेगा वो समझेगा कि पृथ्वी तत्व की ढलान या स्लोप ऑफ द ग्राउंड जो है, इसका मतलब उसका संदर्भ जो है वो एक तरीके से आकाश तत्व की तरफ आपको हिंट कर देता है। मैं समझाता हूँ, जी। समझो ये स्लोप है, हम्म।
हाँ, स्लोप है मतलब यहाँ पर पृथ्वी तत्व अधिक है और ओके, यहाँ पर पृथ्वी तत्व कम कम है। है। पृथ्वी और आकाश तत्व जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, परस्पर पूरक भी है और परस्पर विरोधी भी है। अच्छा। मतलब यहाँ पर समझो ये नॉर्थ हम्म, है, समझो ये नॉर्थ है, मतलब स्लोप टू द नॉर्थ अगर जमीन का है, मतलब उत्तर में आकाश प्रकाश और ऊर्जा का प्रभाव अधिक है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी तत्व कम है कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण। ऊर्जा कहाँ से आती है? जमीन से आती है। प्रकाश कैसे आता है? लैटरली आता है। आकाश तत्व कैसे आता है? ऊपर से नीचे आ जाता है। इस सही है। प्रकार से टोटलिटी में वाइब्रेशंस का अगर आप विचार करते हो तो ऑटोमेटिकली ये पजल रहता नहीं, ओके, ये समझ जाता है यार ओके, ओके। कि खाली दक्षिण दिशा से अगर ऊर्जा अधिक आती है तो उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर का अपन काले या येलो कलर का एक बड़ा लिंगम रख देते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो लिंगम है वो पारंपरिक लैंग्वेज में कहते हैं तो विवस्वान के समान प्रतिष्ठित रहता है और उसमें पूरे दक्षिण की जो ऊर्जा है, बहाव है, उसका विसर्जन हो जाता है। तो यम डेथ करंट हम बोलते हैं ना, वहाँ पर यम देवता है, यस। तो वो यम देवता से जुड़े हुए मृत्यु के करंट्स जो है, प्रवाह जो है, डेथ करंट्स जो है, वो पूरे पूरे उसमें विसर्जित हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व इनका अष्ट दिशाओं से क्या संदर्भ है, ये समझ। तो ओवरऑल सर ने बता दिया कि एंट्रेंसेस से ज़्यादा हमको ये सारी चीज़ें देखनी है कि कहाँ से कौन सी ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश हो रही है। और इसी को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सर की ये किताब है जो अमेज़ोन पे अवेलेबल है, ये आप मंगा सकते हो। और सर ने जो बोला लिंगम को स्थापना करने का, तो वो लिंग का फोटो भी आपको नीचे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसी से आप परचेज भी कर पाओगे। और ऐसे हैं सब, जिस भवन में, जिस फ्लैट में उत्तर से प्रवेश रहता है, जो लोगों के दिमाग में है ना उत्तराभिमुख फ्लैट लेना चाहिए, वो पारंपरिक शास्त्र में जहाँ पर बंगलो है वहाँ के लिए वो व्याख्या सम्मिलित है। लेकिन आजकल के फ्लैट में अगर आप देखते हो तो जिसको उत्तर का प्रवेश है तो ऑटोमेटिकली 180 डिग्री साउथ में खुला हो जाए। पूरा साउथ खुला हो जाता है, या पूर्व का प्रवेश है तो ऊर्जा पश्चिम की आती है और वो अष्ट ऊर्जा है, सन सेट्स इन वेस्ट। वैसे ही जैविक ऊर्जा का प्रभाव जो है उसका अंत जो है, अस्त जो है, वो दक्षिण में होता है। तो उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख इस तरीके से आज के फ्लैट संस्कृति में न देखें, ताकि उत्तर ईशान्य पूर्व का प्रकाश, रोशनी और ऊर्जा की तरफ ध्यान दें। इस प्रकार से इसलिए मिनिमम कंडीशंस दो बताई कि मैक्सिमम लाइट नॉर्थ एंड ईस्ट की हो और टॉयलेट्स, शौचालय जो है वो दक्षिण या पश्चिम में। इस प्रकार से इतना सिंप्लीफाई है। तो जैसे सर आपने बताया कि साउथ से ऊर्जा आ रही है तो येलो फिल्म लगा दो, साउथ वेस्ट से आ रही है तो भी येलो फिल्म, और वेस्ट से आ रही है तो ब्लू फिल्म लगा तो ब्लू फिल्म लगानी है। तो क्यों तो वहां पर शनि उच्चतम भाव में है ना, नैसर्गिक प्रणाली में तुला राशि में वो उच्चतम भाव में पश्चिम का राजा शनि है। जहाँ सूरज डूबता है वहां से शनि की मतलब पुत्र की उसके सत्ता का प्रारंभ होता है। इसलिए वहां पर एक नीली फिल्म लगा दो, वहाँ वायु तत्व भी है, और ब्लू फिल्म लगाने से शनि का प्रभाव बढ़ने से शनि का नैसर्गिक स्वभाव आकुंचन, तो वो वहां से प्रवाहित होने वाली अस्त ऊर्जा का अस्त कर देगा। इस प्रकार से देखना है। जी सर। एक और छोटा सा प्रश्न है सर, फिर मैं आगे खुला रुख छोड़ रहेगा। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और फॉलोअर्स हैं उनकी कमेंट बहुत आती है कि किसी का दक्षिणाभिमुख है घर और साउथ ईस्ट में एंट्री है, या जो आप साउथ की एंट्री बोलते हो उसमें है और नॉर्थ खुला हुआ है, तो क्या यह सॉल्व हो सकता है? क्या यह सही है या उसको क्या कर सकते? देखो, आज की तारीख में फ्लैट संस्कृति में कल्चर है ना, फ्लैट्स, राइट, तो उसमें किचन कहाँ है इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, बिल्डर देगा वहां पर है।
शौचालय कहाँ है इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन कम से कम क्या देखना चाहिए वो मैंने मिनिमम कंडीशंस में आपको बताया, राइट? कि जैसे ही उत्तर ईशान्य पूर्वोत्तर प्रकाश भवन में अगर आता है तो ऑटोमेटिकली आधी मात्रा पश्चिम निकल जाती है। ओके, सर फ्लैट में एक बहुत मिसकंसेप्शन है, या यूं कहें कि बहुत बड़ा एक प्रश्न ऐसा है कि बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, तो क्या सभी के लिए अलग अलग वास्तु फॉलो होगा? नहीं ऐसे नहीं। ये जो शास्त्र है वो स्पंदन शास्त्र है, ब्रेथ से जुड़ा हुआ शास्त्र। जैसे आपकी ब्रेथ अलग है, आपकी बीवी की अलग है, आपके बेटे की उम्र के हिसाब से ब्रेथ अलग है। इस प्रकार से देवता निकष शास्त्र में जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा ये पंचम स्तंभी शास्त्र है। जैसे सविता सवित्र जैसे आप कहते हैं, तो वहां पर ज्ञान और बल की प्राप्ति है। ज्ञान और बल किसको चाहिए? बेटे को चाहिए, और वो अग्नि से जुड़ा हुआ है, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसे फेंगशुई में कहते हैं यांग तत्व से जुड़ा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली साउथ ईस्ट सविता सवित्रु में उसका शयन कक्ष होना चाहिए। बेटी जो है उसको प्रोटेक्शन चाहिए। आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो निर्भया वगैरह, तो ऐसी जो चीजें हैं वो सब वायव्य जिनके भवन में खराब है, और साथों साथ दक्षिण या आग्नेय प्रवाही है। मतलब टॉर्क ऑफ फायर एंड विंड जिसको बोलते हैं, वायु और अग्नि का द्वंद्व जिस भवन में रहता है, ऐसे भवन में इस प्रकार की निर्भया तरीके की घटना घटने की संभावना है। या लेडीज कहीं की जो कन्याएं रहती है वो स्मार्ट रहती है, तो वह स्मार्ट क्यों रहती है? तो उनमें पुरुष तत्व ज्यादा रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि वो साउथ ईस्ट में अगर सोती होंगी तो ऑटोमेटिकली उनका रिदम, बायो रिदम जिसको बोलते हैं, वो बिगड़ जाता है। जैसे ही बायो रिदम बिगड़ता है वैसे ही सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं कि एडजस्ट होने का शो, वो बिगड़ जाता है। फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है। एक त्रयी है कि जैसे वाइब्रेशन वेव साउंड लाइट कहते हैं, वैसे ही जीवन की एक त्रयी है जिसको रिदम, सिंक्रोनिसिटी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो घटना का जो अनुभव है जीवन में वो किस प्रकार से दिशा के प्रभावों से जुड़ा हुआ है। और हर दिशा का एक विशेष महत्व है। दसों दिशा अच्छी है, प्रोवाइड है, उनका एलिमेंट्स के साथ जो पारंपरिक शास्त्र में संदर्भ दिया है वो जुड़ना चाहिए। ओके, अदरवाइज दाहिनी दिशा, दक्षिण दिशा सब अच्छी है। घट घटना घटाकाश। तो सर लेमेन्स लैंग्वेज में मैं अगर बोलूँ तो घर की बिटिया को कहाँ सोना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट, वहां पर देवता दिए रुद्र, रुद्र जय। कलयुग में प्रोटेक्टिव डेटी करके रुद्र, रुद्र जय है। इसलिए आज कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जगत पे जाओ, आप दिखाई देगी कि हर पूजा में सबसे पहले अष्टाध्याय रुद्री पढ़ी जाती है, उसका पाठ किया जाता है। तो प्रोटेक्टिव कवच जिसको कहते हैं वो रुद्र है, और वो देवता वहां पर समाहित की गई है। इसीलिए वो जोन में अगर आपकी बिटिया सुनती है और वो जोन में वृद्धि नहीं है, ठीक ठीक से है, सेक्रेट ज्योमेट्री में है, तो उसको नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है, और कॉस्मिक प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं वो राइट हो जाए। दूसरी चीज सर, ये हो गई बिटिया की बात। अभी घर का बेटा है, उसको कहाँ सोना है? सविता समित्र बता दिया, साउथ ईस्ट में सोना चाहिए। ओके, वो बढ़िया। ईस्ट में भी सोना चाहिए। ओके, जो अवेलेबल जगह है, हाँ हाँ, वो है। मतलब हम 2-3 ऑप्शंस या श्रोताओं को दे दे रहे हैं। हाँ, तो क्या वो अपने हिसाब से, क्योंकि अभी जो गंद मचा हुआ है उससे लोगों को मुझे सही मार्ग पे लाना है, फिर तो इसलिए ये आपको पुणे से या बुलाया है हमने। सर हमने भी आपने अच्छा अवसर दिया कि पारंपरिक शास्त्र जो है उसी का चलन चले, और ये जो नया निकला हुआ है, डिंग डोंग्स हैं, स्कैनर्स हैं, ये सब झूठ विद्या जो जिसके कारण शास्त्र की वैदिकता का नाश होता जा रहा है। और आज ये डिंग डोंग वाले स्कैनर्स वालों को आप पूछो तो देवता निकष भी आता नहीं, न ग्रह वालों में, खाली वो घुमाते हैं गन और बता देते हैं ये है वो। अभी देखो कोई टीवी पर उन्होंने पर्दाफाश किया है, पाखंड करके अभी टीवी पर आया है। हाँ सर जी। सर
थोड़ी सी लक्ष्मी की भी बात कर लें, क्योंकि घर के जो बड़े देखो शास्त्र बहुत सूत्रमय और अतिशय सुंदर है। शास्त्र करता है पूर्व प्लवे भवे लक्ष्मी, मतलब आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो पूर्व दिशा के प्रवाहों की प्राप्ति उस भव में होना चाहिए। बहुत शास्त्र जो है वो गूढ़ है और उसी के साथ साथ प्रकट भी। एक प्रकट और गूढ़, ये दोनों चीजें साथ साथ में आप खाली शास्त्र में ही पाते कि वहाँ की देवता निकषा आप देखते हो तो इंद्र रवि सत्य है, वो धीन धृति और स्मृति से जुड़ी हुई। धीन धृति स्मृति का मतलब है बुद्धि है, धृति माने करे जे साहस है श्री वसती, ऐसा कहते हैं ना, जिसमें साहस है उसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और स्मृति का मतलब है हु एम आई, मुझे अगर मालूम है कि मेरी हैसियत क्या है तो उतने ही पैसे का शेयर्स में खरीद लूंगा। कोई बोल देता है तुमको कि फलाना शेयर बढ़ने वाला है और फिर तुम्हारा सब पैसा लगाते हो, मेरे मित्र है उसको बोलते जरा 10 लाख है दे दे, 5 लाख है, और फिर सब पैसा तुम लगा देते हो। तो ऐसे इस प्रकार से पैसा लगाने वाले जिसको स्मृति नहीं है, मतलब इंद्र रवि सत्य सत्य पद में दोष है, तो इसका मतलब है ऐसी व्यक्ति इस प्रकार से पैसा जुटाएगी, शेयर्स में लगा देगी और उसके भवन में आप देखोगे तो पूर्व दिशा में शौचालय दिखाई देगा। मतलब प्राणिक ऊर्जा जो है वो प्रदूषित है। जब प्राणा प्रदूषित हो जाते हैं तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग 180 डिग्री पश्चिम में भी दोष रहता है, तब जाके आत्महत्या कर देते हैं, क्योंकि शेयर डूब गया, पैसा तो देना है, अब क्या करूं। इस प्रकार से घटना घटाकाश देखना पड़ता है शास्त्र। और दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए सर कि प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा चीज क्या है? ऐसे हैं, उत्तर से जैविक ऊर्जा का उगम और पूर्व से प्राणिक ऊर्जा। तो गुरु का, जुपिटर का, बृहस्पति का दूसरा नाम जीव है। जीव हानि करोति स्थान हानि करो जीव, इस प्रकार सूत्र पाया जाता है। तो नैसर्गिक कुंडली में अगर आप देखते हो तो वहां पर कर्क राशि आती है और कर्क राशि में जुपिटर उच्च भाव में है। तो उत्तर से चलने वाली ऊर्जा जो है, जो जीव से जुड़ी हुई है, जो इच्छापूर्ति से जुड़ी हुई है, वो ऊर्जा, उसी को जैविक ऊर्जा और यहाँ की प्राणी, और उसका अस्त जो है जैविक ऊर्जा का वो यम दक्षिण में दक्षिण, और यहाँ का देखते हैं तो उन का जो है वो शनि तत्व में पश्चिम अस्त। इस प्रकार सर, दर्शकों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि हमने ऊर्जा निकष की बात की, साथ शौचालय की बात करी। अब लोग अक्सर सुनते से ही घबरा जाते हैं। कई लोगों के पूर्व में, उत्तर में शौचालय अवश्य होंगे, तो किस परिस्थिति देखो पूर्व दिशा में अगर शौचालय, पूर्व दिशा का ग्रह मंडल जो है वो 159 राशि, इसका मतलब मंगल है, सूर्य है और जुपिटर है। ज्योतिषियों के लिए खास तौर पर वहां पर देखा जाए तो केतु और शुक्र के नक्षत्र है। उसमें शुक्र के नक्षत्र जो है वो पैसे से जुड़े हुए हैं। केतु जो है वो एसेंशियल, मतलब अध्यात्म से स्पिरिचुअल है। तो आज के जीवन में लोगों को चाहिए क्या? ऐसा है। तो इसका मतलब पूर्व दिशा में प्रकाश निर्माण करने के लिए आपको, समझो टॉयलेट है तो शौचालय के ऊपर आप एक बहुत अच्छा मिरर लगा दीजिए, ताकि जो भी ऊर्जा आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और उसके सबों ताल में इस प्रकार के ट्रायंगुलर हेलिक्स, जो मंगल का प्रभाव जो है वहां पर मेष राशि है, तो जमीन से जो ऊर्जा बहती है उस पर मंगल का प्रभाव। एक बार फिर से वहां देखिए, इसीलिए त्रिकोणाकृति इस प्रकार का हेलिक्स, त्रिकोणाकृति है मतलब वो अग्नि तत्व है, 3.5 टन है, इसका मतलब उसमें प्रणव की मात्रा है। कॉपर का है, इसका मतलब मंगल है। इसी का मतलब ये एक तंत्र है। और शास्त्र जो क्या है, वास्तु तंत्रे
महातंत्रे शिव शक्ति है। तो समझो ये शौचालय है, तो इसके सबूतान में जितने आप इस प्रकार के हेलिक्स रख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉर्नर है शूल जैसा, वो शौचालय से निर्माण प्रदूषण ऊर्जा को सब कर देता है और मंगल का प्रभाव बढ़ता है। तो धीरे धीरे इस प्रति में धृति जो है वो प्रमाणित, राइट। इस प्रकार से जो भी वास्तु से जुड़े हुए हमने तंत्र के माध्यम से, ज्योतिषीय विद्या से जुड़े हुए जो ये साधन विकसित किए हैं, उनका प्रभाव आज 35 साल तक हम देखते गए। तो इट्स गिविंग फैंटास्टिक। एक सिंपल है कि पूर्व में शौचालय, तो वहाँ पर एक कॉपर का पैनलिंग आप फ्लोर का कर दो, तो वो भी आपके लिए, वो शौचालय का प्रभाव कम करने के लिए, प्रदूषित ऊर्जा को प्रवाहित होकर शुद्ध करने के लिए काम। इस प्रकार से मेटल पैनलिंग, राइट। तो सर बहुत सारे लोग हैं जो ईशान कोण के टॉयलेट से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अगर आप बता दो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसी प्रकार से एक तो ईशान्य कोण का शौचालय जो है, एक बड़ा बॉलीवुड का सितारा है, इसके यहाँ ईशान्य में शौचालय निर्माण है। तो उसको हमने क्या किया, ये जो दीवारें हैं ऐसी, ये पूरी दीवारें उसको बोल दिया पृथ्वी तत्व निकाल दो और वहां पर व्हाइट ग्लास लगा दो, ओके। और अंदर में व्हाइट मार्बल डाल दिया, ओके। और इधर जो विंडोज रहती है, लोअर विंडो जी। वो बहुत बड़ी करने को कहा जी। और मार्बल के सेंटर में वहां पर जल तत्व आप है ना, तो उससे जुड़े हुए मोती, चांदी, रौप्य, इस प्रकार से एक पूर्णातिथि पर वहां पर प्रस्थापित किए, व्हाइट मार्बल डाल दिया और अंदर कह दिया रात के वक्त भी छोटा व्हाइट लैंप लगा के रखो, क्योंकि शास्त्र रोशनी से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही प्रकाश की मात्रा ईशान्य से, व्हाइट मार्बल से, ग्लास से उस भवन पर प्रभाव और निर्माण करती है, तो ऑटोमेटिकली वो टॉयलेट का दोष निकल जाता है। इसीलिए समझना चाहिए ईशान्य में शौचालय का मतलब क्या है, वहां से होने वाली ऊर्जा बंधित हो जाए, वो प्रवाही हो जाए, कोई प्रॉब्लम। इस प्रकार से तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, ईशान का अगर शौचालय है तो पहले तो अगर आप उसको निष्कासित करो तो सबसे बढ़िया है, और अगर नहीं कर सकते तो सर ने एक फैंटास्टिक हमको रेमेडी प्रोवाइड की है, यह ज़रूर से करिए, जिससे उससे होने वाली जो भी आपको दिक्कतें आने वाली है उसका नाश हो। सर थोड़ा सा टेक्निकली इसको आगे ले जाते हैं। आपने कई बार नक्षत्रों की भी बात करी, तो सर ज्योतिष वास्तु या एस्ट्रो वास्तु ज्योतिष, वास्तु ज्योतिष, और देखो हमारा पहला बुक 1992 में आया, उसका नाम है वास्तु शिव विज्ञान, जो जैनों के महर्षि शिवमुनि महाराज उनको समर्पित है, क्योंकि 1986 में उन्होंने हमको आशीर्वाद देकर भविष्यवाणी की थी कि पारंपरिक वास्तुशास्त्र के बीज आपके जहन में बोए हुए हैं, आगे चलकर उभर कर आएंगे, तब लिखना शुरू करो, आपके हाथ से सप्त ग्रंथों की निर्मित होगी। और सही में आज की तारीख में मैंने 22-23 बुक पर लिखे हैं। तो पहले बुक में मैंने शिव स्वरोदय और ज्योतिष से किस प्रकार से शास्त्र जुड़ा हुआ है ऐसा लिखा था, तब पूरी दुनिया के ज्योतिषी लोग मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे, और आज 25 साल बाद आप देखते हो तो हर ज्योतिषी वास्तु ज्योतिष की बात करते हैं। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो निर्माण भगवान ने मेरी तरफ से किया, आज वो फला। फेंगशुई में वंडर कोई भी भवन है तो उस पर फाकुआ या बागुआ लगा देते हैं, और हर दिशा का एस्पिरेशन है, और उसके माध्यम से वो बताते हैं। उसी प्रकार से ये समझो भवन है, तो इस भवन पर आपको नैसर्गिक कुंडली का आरेखन करना है, और नैसर्गिक कुंडली का आरेखन करने के बाद आपको उस स्थान की हानि किस प्रकार होती है, ये पृथ्वी तत्व, जड़त्व, गुरुत्व एक साइड को है,
और आकाश प्रकाश ऊर्जा, इनके माध्यम से उस भवन की तरफ देखना है। तो ऑटोमेटिकली घर मत जाओ, खाली भवन का नक्शा और उस पर आप नैसर्गिक कुंडली का आरेखन करो, तो आपको उस भवन से उस घटक का जुड़ा हुआ आकाश तत्व समझ में आएगा और उसका प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं। ज्योतिष जैसा यू कैन प्रेडिक्ट द इवेंट्स बाय आकार का। जैनिज्म में इसी को आकार, स्वभाव, गुण और काल का, तो ये एक विशेषता है कि किसी भी भवन पर आप नैसर्गिक कुंडली लगा दो और उसके माध्यम से किस प्रकार से दिशा की हानि हुई है ये देखो और प्रेडिक्शन दे दो। ऑटोमेटिकली वास्तु ज्योतिष की का वो प्रारंभ है। कभी कभार आपकी गुजरात में हम कोर्स लेंगे वास्तु ज्योतिष का, तब नहीं सर, करना ही है, करना ही है। और इस पे कमेंट करना बहुत सारे लोग कि सर का हमको वास्तु ज्योतिष का कोर्स अहमदाबाद में करवाना ही है। इसके साथ साथ जो नैसर्गिक कुंडली है वो हम ट्राई करेंगे कि उसका एक पिक्चर फॉर्मेट आपको वीडियो के अंदर ही आपको शेयर कर देंगे। जी सर, थोड़ा सा इस प्रश्न को अगर बढ़ाऊं, आपने जैसा कहा, तो गोचर के क्रम का अभी रिवर्स देखते हैं। किसी की कुंडली में समझो लगन स्थान में शनि है। शनि का स्वभाव क्या है? आकुंचन करने का है, मतलब पूर्व दिशा में शनि है। पूर्व दिशा में शनि है मतलब प्राणिक ऊर्जा का संकोच वो दिखाता है, मतलब उसके भवन में पूर्व दिशा में शौचालय होने की संभावना है। इस प्रकार इतना वो सिंपल टेक्निक है। तो वहां से शनि की दृष्टि कहाँ जाती है? 10वीं दृष्टि जाती है दशम स्थान पर, मतलब दक्षिण दिशा है। तो उसके भवन में सेकेंडरी फॉल्ट जो है वो दक्षिण में होने की संभावना है। ये पूरा शास्त्र संभावनाओं का शास्त्र है, ये कभी भूलना नहीं। आज मार्केट में हर कोई जो घूम रहा है वो ब्रह्मा का बाप हुआ है ऐसे घूमता है। तो ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा होना है, ऐसे है नहीं। ये संभावनाओं का शास्त्र है। घटना जो जीवन में घटती है वो 16 प्रकार से प्रभावों से जीवन में घटती है। जैसे वाड़ वडलों के आशीर्वाद है तो ऑटोमेटिकली पूर्व कर्म से भी डाइल्यूशन हो जाता है। ये सब बहुव्यापक सर्वसमावेशक तरीके से हर चीज की तरफ देखना चाहिए। एक वास्तु एकमात्र शास्त्र है नहीं, इसके साथ ज्योतिष है, योग है। समझो आपको हमने कह दिया कि सुदर्शन क्रिया हर रोज कर, तो सुदर्शन क्रिया अगर आप हर रोज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका तेजो वलय जो है उसमें जबरदस्त सुधार हो जाता है। तो ट्रांजिट प्लैनेट जो आप कह रहे थे, ट्रांजिट प्लैनेट का असर कम हो, ट्रांजिट प्लैनेट का असर जब कम हो जाता है तेजो वलय के कारण, तब ज्योतिषीय तरीके से बताई हुई घटना का वो बहुत कम हो जाता है। ये वास्तु, योग, ज्योतिष, संगीत और आयुर्वेद, जिसको हम 5 दर्शन शास्त्र के उपांग मानते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से अपने को शास्त्र की तरफ देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई भी वास्तु दोष आपको परेशान कर रहा है आपके घर में, तो सर ने बातों बातों में एक रेमेडी दे दी कि सुदर्शन क्रिया या फिर मेडिटेशन का कोई भी फॉर्म आप करो तो जो उसकी दिक्कतें आने वाली है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, वो आप कम कर सकते हैं। देखो, पारंपरिक वास्तुशास्त्र मंत्र शास्त्र से जुड़ा हुआ है जी, जिसमें हम शम सम सम ओ प्रणव सेंटर में एंड, मतलब एक तरीके से जो व्याख्या की है हमने, वाइब्रेशंस, वेव्स, साउंड एंड लाइट, ये 4 पैरामीटर्स बोलते हैं ना, तो यही किया है हम शम सम ओ। तो जिसके ईशान्य दिशा में दोष है तो उन्होंने हर रोज हम इस मंत्र बीज का प्रोलॉन्ग जब मेडिटेटिवली अगर करते हैं तो ईशान्य के प्रदूषित वातावरण का प्रभाव उसमें कम हो जाएगा। इस प्रकार से वाइब्रेशंस की तरफ देखना चाहिए। तो सर, ईशान का बोला तो अग्नि, नैऋत्य, वही है, वायव्य का, शम शम सम ओ, बट और कुछ नहीं कर आलसी लोग है ना, नहीं। तो ईशान का बोला जैसे हम अभी अग्नि का बोल दो, शम शम, फिर नैऋत्य का श्रम, श्रम, और दूसरा वायव्य का और कुछ नहीं होता तो ओ,
या लेडीज के लिए ओम नहीं कहना है, ऐसे पारंपरिक में कहते हैं पुराण शास्त्र में, तो रिम 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 को पौराणिक प्रणव कहा गया है और ओम को जैसे वैदिक प्रणव कहा गया है। तो रिम का जाप मेडिटेटिवली करे, कुछ मुद्रा प्राणायाम करे, तो ऑटोमेटिकली अपने तेजो वाले सुधारना है किसी भी तरीके से। आजकल के जमाने जैसे प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग भी क्या है, ओम मणिपद्मे ओम, ये जो जप है उसमें भी आप ओम कह के देखो। ओम जब कहते हो तो नाभि से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है जी। इस प्रकार से जैसे ओम मस्तक से जुड़ा है, वैसे ओम जो है वो नाभि से जुड़ा है। मतलब नाभि से लेके सहस्रार तक ये पूरा ओम मणिपद्मे ओम, इस प्रकार से हर तो जैसे कि सर ने बताया वैसे खुद करना है। हाँ यूट्यूब पे डाल के आप ईशान कोण में ब्लूटूथ स्पीकर लगा के चालू मत कर देना, नहीं तो जिसने बोला है ना उसका ईशान ठीक होगा, आपका नहीं। तो आपको खुद करना है ये चीज। दूसरी चीज बता दूं कि कुंडली में जो काल पुरुष की कुंडली है, वो जो लग्न स्थान है वो पूर्व दिशा है। जो ईशान कोण है वो द्वितीय, द्वितीय और तृतीय भाव है। चतुर्थ भाव उत्तर दिशा है। पंचम और षष्ठम भाव है वो वायव्य कोण है। जो सातवां स्थान है वो पश्चिम है। आठवां और नौवां वो नैऋत्य दिशा है। 10वां स्थान है वो दक्षिण दिशा है। 11वां और 12वां स्थान है वो अग्नेय। कोण है। तो ऐसे ही आपको देखना है। देखो सिंपल एक सूत्र बता देते हैं जो ज्योतिष से भी हम जोड़ सकते हैं। पारंपरिक शास्त्र कैसे कहता है, पश्चिमे कलहम कुर्यात्। जिस भवन में पश्चिम के प्रवाहों का प्रभाव अधिक है, मतलब पश्चिम में टेरेस है, पश्चिम की साइड मार्जिन ज्यादा है, जमीन की ढलान पश्चिम की तरफ है, या पश्चिम में कुआं है, या रूफ स्लोप टू द वेस्ट है, इस प्रकार से पश्चिम के स्पंदनों का हाइपर एक्साइटेशन होता है। ऐसी अगर स्थिति है तो ऐसे भवन में कलह और भेद का अनुभव होता है। और ऐसे भवन में नॉर्मली आज के ज़माने का जो प्रॉब्लम है, डिवोर्स होने की संभावना रहती है। और आप जन्म पत्री में भी देखते हो तो सप्तम जिसका व्यय में है, सप्तम षष्ठ में है, सप्तम षष्टम में है, उसी पर शनि मंगल की दृष्टि है, तो ऑटोमेटिकली ऐसी जन्म पत्री देखकर व्यक्ति बोल देता है कि इसकी डिवोर्स होने की संभावना है। और उसी का भवन आप चेक करते हो तो उसके भवन में भी ये पश्चिम के दोष दिखाई देते। इसी प्रकार से आप जब वास्तु ज्योतिषीय अंग से देखते हो तो पारंपरिक सूत्र क्या है, पश्चिमे कलह कुर्यात्। मतलब जिस भवन में पश्चिम के प्रवाहों का प्रभाव है, कैसा भवन होगा ये, पश्चिम में टेरेस है, भवन का आकार प्रकार सी ओपनिंग टू वेस्ट है, रूफ की ढलान पश्चिम की तरफ है, या पश्चिम का प्रांगण बड़ा है, या पश्चिम में कुआं है। मतलब ऊर्जा, प्रकाश और आकाश उस भवन पर आक्रमित पश्चिम से होते हैं। तो सूत्र क्या है, पश्चिमे कलहम कुर्यात्, कलह और भेद से जुड़ जाता है। मतलब ऐसे भवन में आज की जो बीमारी है ना, आज की नई जनरेशन की, डिवोर्स की, तो वो ऐसे भवन में डिवोर्स होने की संभावना बहुत रहती है। और वही आप जन्मपत्री में देखते हो तो सप्तम षष्ठ स्थान में है, या अष्टम में है, या व्यय स्थान में है, और उस पर शनि या मंगल की दृष्टि है, या सप्तम में रवि और चंद्र है और उस पर शनि मंगल की दृष्टि है, तो ज्योतिषी बोलता है कि इसकी डिवोर्स होने की संभावना है, ब्याह होने की संभावना है। और उसी का भवन चेक कर दो, उसमें आपको ये बिगड़ी हुई पश्चिम दिखाई देगी। इस प्रकार से वास्तु ज्योतिष ये विषय डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। राइट सर, एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है जो आपने डेवलप किया हुआ है, और उसे ये कहा जा सकता है कि वो शायद रेमेडी का किंग ऑफ किंग है। तो अगर सर वो मिल जाए तो आज का पॉडकास्ट में सबसे बड़ी गिफ्ट हो जाएगी हमारे दर्शकों के लिए। देखो सिंपल टेक्निक है जी। आमदनी नदी के गोल पत्थर मिलते हैं, बड़ी वाली नाव बोलते हैं ना, नर्मदा का हर कंकर शंकर, शंकर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि नदी का पत्थर जो है वो गोलाकार है, मतलब उसमें योग शास्त्र के अनुसार वायु तत्व प्रतिष्ठित, उस पर अखंड जल का संस्कार है, मतलब उसमें जल तत्व का भी आपो ज्योति रसो वृतम ये प्रगुण है, उस पर वो खिंचता जाता है जल, मतलब उसमें घर्षणात्मक तरीके से विद्युत और अग्नि प्रकट है, और जो हल्का पृथ्वी तत्व है वो सब खींचने के बाद क्या रहता है, सॉलिड अर्थ रहता है। तो ऐसे पंच तत्वों का पूरा पूरा संस्कार वो नदी के पत्थर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नदी के पत्थर, आप 3 बड़े पत्थर आग्नेय में रखो, वहाँ की -2 जो नेगेटिव ऊर्जा, थियरी ऑफ काउंट्स करके हमारा एक वीडियो भी शायद है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 5 पत्थर दक्षिण में रख दो, 7 पत्थर नैऋत्य में रखो और 3 पत्थर पश्चिम में रखो। तो ऑटोमेटिकली इन पत्थरों से पृथ्वी तत्व जड़त्व जब प्रकट तरीके से भवन में रहता है तो उसमें ये सब निगेटिव ऊर्जा विसर्जित होती है और ऊर्जा का बहाव मंडलाकार भी उसका बहुत अच्छा परिणाम। इतना सिंपल टेक्निक है, इसमें डिंग डॉग की जरूरत नहीं, न कुछ वो गन लेके घूमते हैं ना टिक तरीके की, ये सब झूठ है। वैदिक शास्त्र बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। अपने 16 संस्कार में भी वो वास्तुशास्त्र प्रभावी तरीके से, जैसे खाने के पहले हम ऐसे मंडलाकार घुमाते हैं ना, जो प्रदक्षिणा मार्ग से जब जल घुमा देते हो तब हाथ जो है वो प्राणिक हीलिंग में भी ये जो एंड ऑफ नर्व पॉइंट्स है, तो इसमें ऊर्जा का बहाव, आंतरिक ऊर्जा का बहाव, तो ऐसे आप जब पानी पाते हो तो उससे वो मंडलाकार जल तत्व प्रभावी रहने से वो जो फूड है, अन्न है, उसका पूरा पूरा प्रत्यंतर परिवर्तन जो है वो प्रसाद में, नैवेद्य में हो जाता है। इस प्रकार से 16 संस्कार, अंतिम संस्कार तक वो आप देखोगे तो वास्तुशास्त्र है, वहां भी घट उल्टा फिरा देते हैं और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पंच प्राणा उससे जुड़ा हुआ है, वहां भी वास्तुशास्त्र है और प्राणों में भी वास्तुशास्त्र है। इस प्रकार शास्त्र की महत्ता है। सर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर कुंडली में कोई दोष है, जैसे हमने अभी कुंडली की बात की कि घर से ही हमको पता चल जाता है कि पश्चिम है तो ये चीजें हो सकती है, तो वैसे ही कुंडली के जो दोष है क्या वह वास्तु से सॉल्व हो सकते हैं, देखो और वास्तु के जो दोष है क्या वो कुंडली से सॉल्व हो सकते हैं? देखो कुंडली में जो भी है वो खाली प्रेडिक्शन से जुड़ा जी। और वास्तुशास्त्र जो है वो संपूर्ण संकीर्ण उपाय शास्त्र। ओके। समझो कोई भी शरीर में रोग है, तो वास्तु पुरुष का आपको फिगर जो मालूम है, हेड नॉर्थ है ना, हाँ हाँ। तो उसके शरीर पर जहाँ भी शल्य या दोष निर्माण हो जाता है उसी का रिफ्लेक्शन पारंपरिक वास्तुशास्त्र कहता है कि गृह स्वामी के शरीर पे दिखाई देता है। तो वो चेक कर दो, आपको दिखाई देगा और वहां का स्पंदन बिगड़ा हुआ दिखाई देगा। 1-to-1 मैपिंग जिसको बोलते हैं कि वास्तु पुरुष के शरीर का और व्यक्ति के शरीर का वो दिखाई देता है। इस प्रकार से देखना चाहिए, एक तरीका मैंने। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ा कनेक्ट करूंगा कि जैसे फैंग शुई में हैवी फर्नीचर्स होते हैं, उससे एनर्जी, मतलब हम जो मंडलाकार एनर्जी की बात कर रहे हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या पारंपरिक शास्त्र भी इस तरह की बातें करता है कि कोई हैवी फर्नीचर देखो पारंपरिक शास्त्र में फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, देन ऐसी फ्रीज, ऐसी बातों का कोई संदर्भ नहीं। आपको उनकी तरफ जो देखना है वो तत्व के माध्यम से देखना है कि एक 3 डोर फ्रिज, इसका मतलब ह्यूज पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। इस तरीके से देखोगे तब आप समझ पाओगे कि ग्रह तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा, ये 5 अंगों में शास्त्र का प्रभाव आज के मॉडर्न लाइफ में किस प्रकार से जुड़ सकता है। सर कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से घर का ऊर्जा निकष बिगड़ जाता है? पहले ही बता दिया,
दक्षिण नैऋत्य पश्चिम के प्रवाह है, मतलब ऊर्जा निकस बिगड़ गया है। तो सर हमारा जो पूरा एक जिस्ट है आज की जो वीडियो का, वो दोषों को दोष कैसे होते हैं या किसको हम महादोष बोलते हैं उसके ऊपर है। तो उसके ऊपर कुछ लाइनें आप बोल के हम फिर समापन करेंगे। देखो, आजकल के फ्लैट्स कैसे रहते हैं, स्टेयरकेस, जी पैसेज, जी लिफ्ट से बाहर, जी यहाँ से 12 फुट पे दूसरा, ये बाजू को 12 फुट पे दूसरा फ्लैट का गेट। मतलब यहाँ का जो गेट है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, कुछ भी, जिसके लिए 12 और 12 24 फुट का एक पैसेज है, राइट, उसका हीटिंग। और लिफ्ट मतलब क्या है, लिफ्ट टू वेल, मतलब डिप्रेशन। और ये समझो दक्षिण द्वार, तो वो लिफ्ट टू वेल कहाँ है, दक्षिण प्रभाग। तो ये हिंटिंग जो है, इसको पारंपरिक शास्त्र में विधिशूला कहा गया है कि द्वारे तो रक्षया विद्ये भवेत् सर्वकुलक्षा, इस प्रकार विधिशूला के सूत्र बताए। मतलब वो ऊर्जा जो है वो वास्तु पुरुष मंडल को चीर के अंदर घुस जाती, और ब्रह्मस्थान का रिदम भी। इस प्रकार से जो फॉर्म है उसको ऊर्जा निकष के माध्यम से देखना चाहिए। ओके, हृदय से आज वास्तुशास्त्रज्ञ इन सब चीजों को अनभिज्ञ हैं, वो सब मशगूल हैं कि बस कैसी वायरिंग है, कैसी तारीख है। ऐसे चला है। पारंपरिक वैदिक शास्त्र का ऊर्जा संदर्भ जो है, जो सूत्रों में पाया जाता है, उसके बारे में किसी को कुछ सोचने की भी इच्छा नहीं। इतना चालू जमाना आया है, हर कोई बस कैसे लाखों रुपए पाए और कैसे गन कमाए, इसमें सब पारंपरिक शास्त्र है, अध्ययन का है। अभ्यास एप्य समर्थोसी, भगवद गीता में कहा है, अध्ययन पारंपरिक शास्त्रों का और इंटीग्रेटेड तरीके से करना चाहिए। योग, ज्योतिष, वास्तु, ये सब पूरा वाइब्रेशन। तो सनातन को अगर उल्टा पढ़ो तो क्या होता है, किसी को कमेंट में डालिए क्या होता है। सनातन, नतः नाश इति सनातन, तो जिसका कभी नाश नहीं है वो है सनातन। तो ऐसे ही और सनातन से रिलेटेड पॉडकास्ट को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए द सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी। जय नमस्कार। गुरुदेव, जय